अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। ठीक है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ बॉडी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ बॉडी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह आर्टिकल 21 कहता क्या है, एग्जैक्टली इसमें दिया क्या गया है। ध्यान सुनना बेटा, लिखना नहीं, पहले ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आप लिखना चालू करो। वेट नहीं करना कि मैं मिटाऊं, बोलूंगा तब लिखोगे, लेकिन शुरुआती कुछ चीजें आप सुन लो। बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन कोशिश करते हैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ने का। आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, ठीक, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द प्रयोग कर रहा हूं, देखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। समझना इस बात को। ये आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल 21 में एग्जैक्टली ये कोटेशन जो है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख भी लें। ठीक, द आर्टिकल 21 मैंडेट्स दैट नो एनी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 mandates that no any residents of India shall be deprived from, Article 21 mandates that no any resident of India shall be deprived from right to life and freedom of body except the procedure established by law. Except the procedure established by law. ठीक, Article 21 mandates that no any Indian shall be deprived from right to life and freedom of body except the procedure established by law. हिंदी में बोल रहा हूं। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां पर कुछ खास बातें हैं बेटा, जो नोट करें पहले आप। यहां पर कुछ चीजें, जैसे अगर इसको आगे बढ़ाने के पहले इस आर्टिकल को समझाने के लिए अगर मैं ये कहूं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है, और द फोकस पॉइंट अगर इसका देखें अपन, हाइलाइट्स भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात कि जो अनुच्छेद 21 का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 का अधिकार जो है आपका, ये किसको प्राप्त है? आपका
भारत में रहने वाले व्यक्तियों को, ठीक है ना, भारत में रहने वाले व्यक्तियों को एग्जैक्टली क्लियर कर दिया है दैट राइट्स ऑफ आर्टिकल 21 इज कन्फर्ड टू द पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। मेरी बात समझ रहे हैं? whoever resides in India can enjoy the rights of Article 21। जो भी भारत में रहेगा वो इस आर्टिकल 21 के राइट्स को एंजॉय करेगा, यानी उसके पास ये अधिकार होगा। अब भारत में कौन रहता है? आप हम रह रहे हैं, हम और आप क्या है? नागरिक। कुछ विदेशी भी भारत घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट के तौर पर, पढ़ने के लिए, है ना, आपका बिजनेस के लिए। तो उनको हम विदेशी या गैर नागरिक कहते हैं, नॉन सिटीजन्स, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स। और तीसरा एक होता है आपका विधिक व्यक्ति, है ना, विधिक व्यक्ति यानी लीगल एंटिटीज। तो लीगल एंटिटीज का मतलब क्या हो गया? कोई कंपनी, कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी आप सुनते हैं वो कानून के माध्यम से बनता है। तो कोई भी कंपनी, फर्म, ये सब आप नाम सुनते हैं, दीज ऑल आर लीगल एंटिटीज। ये भी एक इंसान के तौर पर है, मतलब इनको भी बंद करने का आदेश ऐसे नहीं सुनाया जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा याद रखना है। तो मूल बात आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 21 का अधिकार नागरिकों को भी मिलेगा, गैर नागरिकों को भी मिलेगा, एंड ऑल द लीगल एंटिटीज। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का ओनर यहां पर, उन सबको प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार है। मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अनुच्छेद 21 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है क्या? नहीं, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ उन विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है जो भारत में रह रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में ये नागरिकता, ये अधिकार मिलेगा। अगर कोई अमेरिकन भारत में आया हुआ है, जितने दिनों के लिए वो भारत में है, तो उसको ये अधिकार मिलेगा। मेरी बात समझ में? अब दूसरा जो पॉइंट होता है, हाईलाइटेड पॉइंट, दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले मैं आपको यह समझाता हूं, तब आपको मैं आर्टिकल के अंदर लेकर के चलूंगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको समझाने के लिए ना बेटा मैं यहां पर थोड़ा सा लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, समझिएगा, न्याय जो होता है ना, जस्टिस, अगर हम न्याय देना चाहते हैं, है ना, न्याय समझिए ना, सजा देना, किसी के साथ अपराध हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा और दोषी को सजा मिलेगी, यही तो है जस्टिस। न्याय की जो प्रणाली है, सिस्टम ऑफ जस्टिस, पूरे विश्व की अगर बात करें, देयर आर बेसिकली टू सिस्टम्स फॉर जस्टिस आर फॉलोड। दो प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है, या दो आधारों पर न्याय दिया जाता है। वन इज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड द अदर वन इज सम्यक प्रक्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, DUO, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बात समझे? न्याय देने की दो ही व्यवस्थाएं पूरे विश्व में, या तो किसी देश का जुडिशियल सिस्टम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, या किसी देश का सिस्टम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ में? इस आर्टिकल को पढ़ने से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को
प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से वंचित नहीं किया गया। इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो न्याय की है वो भारत में प्रचलित है। मेरी बात समझ में आया? जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है न्याय की वो भारत में प्रचलित है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत में न्याय की कौन सी व्यवस्था प्रचलित है, तो याद रखें भारत में न्याय की व्यवस्था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह प्रचलित है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम बेसिकली बिलोंग्स टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आई मेरी बात? ये मूल बात है। ये यहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शुरुआत होती है भारत में। अब एक चीज समझे, पहले ये समझते हैं अपन कि आखिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया होती क्या है ना? व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड व्हाट डज स्टैंड फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? याद रखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि कानून के अनुसार न्याय, जस्टिस इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। मेरी बात समझ रहे हैं? द जस्टिस जस्ट बी बेस्ड ऑन द वॉट एवर सेड बाय द वॉट एवर मैंडेट्स बाय द लॉ। कानून जो कहता है उस आधार पर न्याय दे देना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे किसी ने चोरी की, कानून कहता है 2 साल की सजा होगी, तो जज साहब के पास जाएंगे, बहस होगा और पता चल गया कि फलाने ने चोरी किया है तो उसको 2 साल की सजा दे देंगे, बाकी किसी चीज पर विचार नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब कानून के अनुसार, ठीक है ना, जब कानून के अनुसार सजा दिया जाए या न्याय दिया जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जब न्याय केवल कानून के अनुसार नहीं बल्कि कानून और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके दिया जाए तो उसे कहेंगे हम सम्यक प्रक्रिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर न्याय केवल कानून की किताब ने जो कह दिया उस आधार पर न्याय दे दिया गया तो वो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन अगर न्याय कानून के अनुसार और कानून के अनुसार न्याय देते समय परिस्थितियों को भी देखा जाए कि वो अपराध किस परिस्थिति में हुआ है, तो जब परिस्थितियों के अनुसार न्याय दिया जाए तो वो क्या होता है आपका सम्यक प्रक्रिया, या उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। बेसिकली द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज्ड बाय यूएस, अमेरिका की पद्धति है। एंड द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाज बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय जापान। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान की देन है और जो सम्यक प्रक्रिया है वो अमेरिका की देन है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी भारत में आप न्याय लेने जाएंगे तो जो कानून की किताब में कहा गया वैसा ही न्याय मिलेगा आपको। और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कंसेप्चुअलाइज करने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। ठीक, इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो जापान से ली गई। मेरी बात समझ में आ रही है? द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बेसिकली इन्फ्लुएंस फ्रॉम जापान। जापान से ये अधिकार जो है, ये प्रणाली जो है हमने लिया है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। एक घटना, एक रियल घटना बता रहा हूं आपको, जिस समय 2012 की घटना है, 2012 की घटना। अमेरिका में क्या हुआ कि एक इंडियन फैमिली रहती थी, उनका एक प्रोविजन स्टोर था। प्रोविजन स्टोर समझते हो? कौन सा? किराने की दुकान। उस प्रोविजन स्टोर में वो इंडियन फैमिली का वो प्रोविजन स्टोर था। उनके घर में वो थे, मतलब पिता हो गए, उनकी पत्नी हो गई माताश्री, और एक बेटी थी। वो अपनी बेटी का विवाह भारत में करने वाले थे और भारत आने वाले थे, शादी वादी तय हो गई थी। 2012 में जब रात में उन्होंने अपना प्रोविजन स्टोर बंद करके जाने के लिए सोचा अपने घर, तो सोचा कि कल तो खरीदारी करनी है, यहां से कुछ कुछ लेना है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पैसे थे जो डॉलर में थे, जिसके एस्टिमेटेड, उस समय के एस्टिमेटेड जो हम लोगों ने सुना था, वो 10 लाख के आसपास था। तो उन्होंने सोचा वैसे चोरी वोरी यहां होती नहीं है, तो
ड्रॉ में ही छोड़ करके चले आए। देखेंगे कल सुबह आ जाएंगे, कौन इतना पैसा लेकर जाए, जैसा भी सोचे उनकी मानसिकता। लेकिन उसी रात उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में, मतलब वो जो आपका प्रोविजन स्टोर था, उसमें चोरी हो गई। अब सुबेरे आए, खोले तो देखे पहले से ही टूटा हुआ है ताला वगैरह, चोरी हो गई है। इतना देख करके और फिर जब उन्होंने ड्रॉ देखा, जब पैसे नहीं थे, तो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी मृत्यु हो। जैसे ये सूचना घर में मिली तो उनकी जो पत्नी थी वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उनकी मृत्यु हो। और मम्मी पापा दोनों की स्थिति ऐसे होते देख करके बेटी ने भी सुसाइड कर लिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये घटना में फिर वो जो चोर जो है वो पकड़ लिया गया। तो चोरी की सजा 4 से 5 साल है अमेरिका में। तो उसको पकड़ा गया। अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता तो 5 साल की सजा देकर के छोड़ देता। लेकिन उसके इस अपराध से 3 और जानें चली गई। यानी परिस्थिति का निर्धारण किया गया। केवल कानून की किताब कहता है कि 5 साल की सजा होगी, तो 5 साल की सजा नहीं होगी, परिस्थिति देखा जाए। और परिस्थिति के आधार पर जब न्याय दिया गया तो उसको टिल लास्ट ब्रेथ इंप्रिजनमेंट दिया गया, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, मतलब अंतिम सांस तक वो जेल में रहे। ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसका मैं आपको एक इंडिया का एग्जांपल देता हूं, मतलब इसमें, और आप सब उस घटना से भली भांति परिचित है सबको। 2012 में ही हमारे देश में, दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ, सुने होंगे आप सबको। उस निर्भया कांड का जो सबसे जघन्य अपराधी था वो जुविनाइल था। कानून की भाषा में जो लोग वयस्क नहीं होते, 18 साल या उसके ऊपर के नहीं होते, 18 साल के ऊपर एडल्ट, 18 साल से कम उम्र वालों को जुविनाइल कहा जाता है। ये वहां घूमा हुआ प्रोजेक्टर की, तो ये आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझ में आया ना? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वही मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में भी एक केस हुआ, जैसे जो 2012 का जो निर्भया केस था, 2012 के निर्भया केस में जो मुख्य अपराधी था, जिसने जघन्य अपराध किया था, वो जुवेनाइल था। अब कानून की किताब हमारे देश की कहती है कि जो जुवेनाइल होगा उसको सजा नहीं होगी, उसको सुधार गृह भेजा जाएगा, इसलिए वो सजा से बच गया। तो ये होता है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया। अब यहीं से एक बात और समझे, ये सब क्वेश्चन है, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो याद रखें कि हमारे देश में कानून जो कहेगा, ठीक, कानून जो कहेगा वही होगा। गुड इवनिंग सर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो सर, ये एग्जाम्पल इंडिया वाला समझ नहीं आया सर, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भिलाई से बोल रहा हूँ सर। ये वीडियो सर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो एग्जाम्पल बताया सर वो समझ नहीं आया, वीडियो रुक गया था सर। वीडियो रुक गया था? इंडिया वाला एग्जाम्पल? यस सर। हाँ, 10 बार बुलवा लो बेटा यही को बस, अभी तो रिपीट भी तो किया था उसको। भाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहने का मतलब यह है कि जो कानून कहे वैसा न्याय देना, है ना? और कानून क्या कहता है? हमारे देश में कानून कहता है कि 18 साल के ऊपर वाले को सजा होगी, 18 से कम वाले को सजा नहीं होगी, है ना? तो वही मैं बोला कि वो जो निर्भया केस हुआ हमारे देश में, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक जीवंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उसमें मुख्य आरोपी ही कौन था आपका? जुवेनाइल था। मतलब जुवेनाइल मतलब जो 18 साल से कम उम्र का। और कानून कहता है कि जुवेनाइल को सजा नहीं होगी, सजा किसको होगी? आपका एडल्ट्स को। इसीलिए वो मुख्य आरोपी होने के बावजूद भी क्या हो गया? आपका सुधार गृह गया और छूट गया, करेक्शन रूम भेजा जाता है उनको, करेक्शन हाउस बोलते हैं उसको। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जापान जो है वहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निकल करके आई और हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाया। यानी जो कानून कह देगा वही होगा, और भारत में वही है।
और कानून कब कहेगा? जैसा कानून बनेगा। और भारत में जो विधि निर्माण है, जो कानून है, विधि निर्माण, ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को, पार्लियामेंट को, है ना? द पार्लियामेंट कैन मेक द लेजिस्लेशन। जो हमारी संसद है वो कानून बना सकती है, और उस कानून में जो होगा उसके अनुसार न्याय मिलेगा। बात यहां तक समझ पाए ना? अब देखो आर्टिकल 21 को वापस से देखते हैं हम। ठीक, आर्टिकल 21 को वापस से देखो। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी तरीके से भी वंचित नहीं किया जाएगा। यानी आपको प्राण की स्वतंत्रता, जीने के अधिकार से केवल एक ही तरीके से वंचित किया जा सकता है, और वो तरीका है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर आपकी जिंदगी को लेना है, छीनना चाहती है सरकार, तो केवल वो तभी हो सकता है जब ऐसा कानून कहे। और वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो निर्भया केस में जो घटना हुई, उसमें मुख्य आरोपी ही जो था वो जुवेनाइल था, और हमारा कानून नहीं कहता कि जुवेनाइल को फांसी हो सकती है, इसलिए उसको फांसी नहीं हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? और फांसी किसी को होती है तो आईपीसी में लिखा हुआ है। आईपीसी की धाराएं जो है, इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें लिखा हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में जीवन जो है, जीवन लीला समाप्त की जा सकती है, फांसी हो सकती है। समझ में आई मेरी बात? यहां मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपको जीने के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून में अगर लिखा है तभी वंचित किया जा सकता है। और कानून कौन बनाता है? संसद। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या संसद या विधायिका जो लेजिस्लेटिव है हमारी, क्या विधायिका मनमानी कर सकती है? किसी के जीवन जीने के अधिकार को समाप्त कर सकती है? भाई प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? भाई आपने कह तो दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब सरकार जो है, विधायिका जो सांसद है, वो मिल करके एक कानून बनाते हैं, किसी को जीने नहीं देंगे, हम नाक में दम करके रखेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अनुच्छेद 21 विधायिका को मनमानी करने का अधिकार देता है? ससुरे, तुम प्रश्न सुनो तो उत्तर तुमसे नहीं जी, वो सुप्रीम कोर्ट देगी। ठीक, तुम खाली प्रश्न सुनो, जो मेरे को पढ़ाना है ना वहां समझेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? ये प्रश्न दिमाग में आया कि नहीं आया बताओ मेरे समझाने के बाद। भाई मान लो संसद आपसे खार खा जाए, है? अरे खार खा जाए मतलब क्या बोलते हैं जी उसको? गुस्सा उस्सा नहीं, अब इन बातों को भावनाओं से ही समझा जा सकता है। हाँ, खुन्नस, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे और आपको आपके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित कर दे, यानी यहां से कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि क्या यहां से विधायिका को, विधायिका मैं इसलिए बोल रहा हूं, विधायिका वो संस्था होती है जो कानून बनाती है। देश के लिए कानून संसद बनाती है, तो देश की विधायिका संसद है। और राज्य के लिए कानून राज्य की विधानमंडल बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल है। तो क्या इनको मनमानी करने का अधिकार मिलता है? तो इसका जवाब दूंगा मैं अब आपको। चलिए अब आप यहां देखिए, ऐसे पढ़ोगे ना तब जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक, सब चीज डिटेल में जानोगे तब, नहीं तो हो गया 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इतना ही बता देंगे लोग। समझ रहे हो? और बोलेंगे कोर्स को तो निपटा दिए, खत्म कर देते हैं लोग। निपटाने में और पढ़ाने में अंतर होता है ना भाई। निपटाना और निभाना दो अलग अलग चीज है। समझ में आया? कपिल शर्मा के शो से आई है क्या? कुछ भी बोल रहा हूं ऐसे, कुछ भी बोल रहा हूं तो ऐसे कर रहे। चलो ठीक। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, मतलब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने से आपको एक चीज मिलेगा
कि जो अनुच्छेद 21 है वो कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाती है ना। यहां से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 21 जो है ये कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाती है ना। इट रिस्ट्रिक्ट्स द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। सरकार मनमानी नहीं कर सकती आपके साथ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या विधायिका को मनमानी का अधिकार मिलता है? ठीक है, क्या यहां से विधायिका को मनमानी का अधिकार मिलता है? डज द लेजिस्लेटिव कैन बिकम द ऑटोक्रेट? ठीक है ना। क्या विधायिका मनमानी कर सकती है कि जिसका चाहे उसका जान ले लिए कानून बना करके? जब यह प्रश्न उठा, और प्रश्न कब उठेगा? जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके बाद ही तो प्रश्न उठेगा। और संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसी समय यह प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 21 विधायिका को मनमानी करने का अधिकार देता है? और यह प्रश्न उठा कि आखिर आर्टिकल 21 है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? 21 में ऐसी क्या बातें, क्या खास बातें हैं? तो याद रखें, जब भी कहीं पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी जो है तो सुप्रीम कोर्ट की है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्सप्लेन एनीथिंग विच इज हिडन। जो भी चीज छिपी हुई है ना, जो भी चीजें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उन सबको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लेक्चरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का व्याख्याता भी कहते हैं। अब यहां पर जब यह प्रश्न आया तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, है ना। और कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी प्रश्न का उत्तर तब देगी जब ऐसा कोई केस लाया जाएगा। भाई कोर्ट में केस नहीं आएगा तो सुनवाई किस चीज की होगी? एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखें, आर्टिकल 21 पर वैसे तो बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे केस हैं, लेकिन इन सब में कुछ महत्वपूर्ण केस अगर आप देखेंगे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण केस, तो कुछ महत्वपूर्ण केस, 4 केस आपको समझना है, ठीक है ना। 4 केस आपको समझना है, जिसमें से 2 केस जो है वो अनुच्छेद 21 की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आखिर आर्टिकल 21 कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। दो केस जो है, जबकि बाकी के जो 2 केस हैं वो अतिरिक्त अधिकार देने से जुड़ते हैं, एडिशनल राइट्स, है ना, या महत्वपूर्ण अधिकार देने से जुड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, देयर आर 4 वाइटल केसेस which completely explains the Article 21. In these 4 cases, the Supreme Court has explained all the hidden keys of the Article 21. जितनी भी छिपी हुई या अंतर्निहित बातें थी इसमें उन्होंने बताया। In earlier 2 cases, Supreme Court explains this article. उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। And the rest of the 2 cases, the Supreme Court had provided the additional rights to the people of India. सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त अधिकार दिए हैं। नहीं आया समझ में? देखो अब ये केस कौन कौन से, पहले ईयर देखो बेटा। 1950 में पहला केस है, 1978 में दूसरा केस, इसको स्टार लगा लो, स्टार लगा लो ऐसे। 1950 हंस रहे हो क्या तुम? अच्छा, मेरे को फिर वैसी आवाज आ करके, यही हंसती है क्या है?
नहीं सर, तुम इधर ध्यान दो। ठीक है, देखो तो शुरू के दो केस 1950 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 2015 और नहीं, तीसरा 2017 और चौथा 2018। ठीक है, 2017 2018, 1950 1978, 2017 2018। 1950 गोपालनवाद या गोपालन केस, गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऐसा पूरा पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, आप शॉर्ट में लिखिए गोपालनवाद। द फर्स्ट केस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950 विच वॉज कॉमनली नोन एज गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1950। गोपालनवाद 1950। 1978 बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मेनका गांधीवाद। 2017 आधार कार्ड केस या आधार कार्डवाद, या इसी को आधार कार्ड केस को ही जस्टिस के पुत्तस्वामी केस भी कहा जाता है। के पुत्तस्वामी, आधार कार्ड केस या के पुत्तस्वामीवाद, के पुत्तस्वामी केस। और 2018 इसको आप याद रखिए अरुणा शान बाग केस, अरुणा शान बाग। ठीक है, अरुणा शान बाग केस 2018। 1950 गोपालन केस, 1978 मेनका गांधी केस, 2017 आधार कार्ड केस, या इसको ज्यादा आप सुनते हैं के पुत्तस्वामी, है ना। ही वॉज द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ बेंगलोर हाई कोर्ट। ठीक है, और जब ये एक बार गए उसमें आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, है ना। तो जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो इनसे इनका मैरिटल स्टेटस पूछा गया, इनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी गई, तो इनको बोला, इन्होंने बोला भाई कैसे ऐसा पूछ दे रहे हो मेरे से, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन। आधार कार्ड बनवाने के दौरान ऐसा हुआ था। फिर वो केस बेंगलोर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट कहां है आपका, सुप्रीम कोर्ट में आया। जब तक आप मेनका गांधी नहीं जानोगे तो वो कितना भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप समझ लो, वो जो पिटिशनर थे के पुत्तस्वामी थे, ही वॉज द एक्स जज जस्टिस ऑफ बेंगलोर हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक, तो इन्होंने ये केस किया, तो इसलिए के पुत्तस्वामी केस कहते हैं, और आधार कार्ड को लेकर के था इसलिए इसको आधार कार्ड केस कहते हैं। लास्ट में आपका अरुणा शानबाग केस 2018 का। अरुणा शानबाग के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आपको एक केस जहन में आपके बैठ जाएगा। वर्ष 1973, तारीख 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर 1973। जगह था मुंबई का किंग एडवर्ड्स मेमोरियल हॉस्पिटल, KEM, किम हॉस्पिटल, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल्स में। उसमें एक जगह कुत्तों को दवाई खिलाने का डिपार्टमेंट था, जो डॉग्स होते थे, है ना, मतलब वेटनरी था, वेटनरी डिपार्टमेंट था। उस वेटनरी डिपार्टमेंट में अरुणा शानबाग नर्स के रूप में उन्होंने 1973 में ही ज्वाइन किया था। 15 नवंबर को ज्वाइन किया था उन्होंने, घटना 27 नवंबर 1973 की है, 27 नवंबर 1973। और अरुणा शानबाग, भाई वहां बहुत सारे डॉग्स वगैरह को जब ट्रीट कर रहे हैं तो उनको बांधने के लिए जंजीर वगैरह भी होंगे ना, चेन वगैरह जिसको बोलते हैं। और वहीं पर जब अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर के जो चेंजिंग रूम था, ये अपने कपड़े चेंज कर रही थी, और चेंज करके जब जाने वाली थी तो वहां पर एक प्यून काम करता था, कंपाउंडर,
जिसका नाम था सोहन लाल। इस सोहन लाल ने उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया, है ना। और सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद मारने के लिए उसने क्या किया कि जो जंजीर होता है, जो चेन होता है कुत्तों को बांधने वाला, उससे पकड़ करके गले को खींच दिया। गले को खींचने से जो रिब्स वगैरह है जो अंदर की, वो सब टूट गई। मरा सोच करके वो चल दिया, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो कोमा में चली गई। सिंस 1973 और 27 नवंबर, 27 नवंबर 1973 से लेकर 8 मई 2015 को उनकी मृत्यु हुई अरुणा शानबाग की। 27 नवंबर 1973 से लेकर 2015, 18 मई 2015 तक अरुणा शानबाग केवल एक बिस्तर पर लेटी रही, कभी रिकवर नहीं कर पाई। उनकी एक दोस्त थी, फेमस जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी। उन्होंने अरुणा शानबाग के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की, मर्सी किलिंग। और ये सब कैसे बना, मैं आपको जब आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करना भी शुरू करूंगा, मेनका गांधी केस, तो वहां से फिर सारी चीजें होंगी। शी डिमांडेड फॉर मर्सी किलिंग। इसको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इच्छा मृत्यु को यूथनेसिया कहा जाता है। यूथनेसिया एक लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है मर्सी किलिंग। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको मर्सी किलिंग दे दिया है हमारे देश में। मर्सी किलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब चाहे तब अपनी जीवन लीला समाप्त करो, ऐसा नहीं है। हमारे देश में यूथनेसिया लागू नहीं था, इसी वजह से सुइसाइड का अटेम्प्ट भी क्या होता था, एक प्रकार का अपराध होता था। तो इन्होंने मर्सी किलिंग की मांग की कि वो जो अरुणा शानबाग है वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। शी वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अदर पीपल, है ना। इनफैक्ट जो अपने डेली रूटीन के काम है उसके लिए भी दूसरों पर आश्रित होना, इस तरीके का जीवन नहीं है, ऐसा पिंकी वीरानी का कहना था। शी वॉज द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अरुणा शानबाग। उन्होंने ऐसा मांग किया और साथ में उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां 1:1 लाख, अगर भारत में अस्पताल में बिस्तरों की संख्या देखें तो 1:1 लाख है। अगर एक बिस्तर पर है तो बाकी 99,999 लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब बेड खाली हो। एंड सिंस 1973 till 2015 when she died, she occupied a bed. तो पिंकी वीरानी ने यह तर्क देकर के शी डिमांडेड फॉर मर्सी किलिंग, यूथनेसिया। उसी यूथनेसिया को लेकर के यह केस था विच वॉज कॉमनली नोन एज अरुणा शानबाग केस। समझ रही बात। हालांकि 2013 में पिंकी वीरानी के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन फिर आगे चल करके आपका 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे दीपक मिश्रा, उनकी बेंच ने भारत में लोगों को यूथनेसिया दे दिया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण केस हैं। ये आई मेरे पास हमें 4 केस है, इन चारों केस के आधार पर हम पोस्टमार्टम करेंगे इस आर्टिकल 21 का। ठीक, जो 1950 का गोपालन केस था, आप नीचे ही लिखना ना, आप मेरे जैसे साइड में, मेरे पास जगह नहीं। ठीक, आप भी ऐसी खांचा खींच के लिखने लगे, आप उसके नीचे एरो बना करके लिखना अगर लिख रहे हो। 1950 का जो गोपालन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संकुचित व्याख्या की। मैं हेडिंग बना रहा हूं अब उसका कि किसमें क्या क्या हुआ। मेरी बात समझ में आई? मैं ये कर रहा हूं, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द गोपालन केस 1950, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड नेरोली द आर्टिकल 21. द कंसाइज एक्सप्लेनेशन वेर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। संकुचित व्याख्या की, बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं गए। प्रश्न था कि क्या विधायिका मनमानी करती है, क्या विधायिका को मनमानी का अधिकार है, क्या संसद लोगों का जीवन छीन सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, विधायिका मनमानी नहीं कर सकती। विधायिका की मनमानी पर रोक लगा दिया। उसने कहा नहीं,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन विधायिका मनमानी नहीं कर सकती। अगर संसद कोई ऐसा कानून में फेरबदल करना चाहती है जो लोगों के जीवन से जुड़े, तो पहले संसद को पर्याप्त साक्ष्य देने होंगे कि इसकी जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हो? जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, इसके पहले 1996 का था, जिसमें 18 साल के नीचे वालों को सजा नहीं होती थी। 2016 में इसमें चेंज हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, और यह कहा गया कि 16 साल और उससे ऊपर वालों को भी सजा होगी। लेकिन इसके पहले पर्याप्त जब साक्ष्य आए, घटनाएं हुई, तब जाकर के संसद ने ऐसा। मेरी बात समझ रहे हो? तो संकुचित व्याख्या की। प्रश्न था कि क्या मनमानी कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। तो 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी पर रोक लगा दी। द सुप्रीम कोर्ट हैड मेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव। विधायिका की मनमानी पर रोक लगा दिया कि नहीं, विधायिका मनमानी नहीं कर सकती भाई, ठीक। जबकि 1978 के मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की विस्तृत व्याख्या की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मतलब आर्टिकल 21 की अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या किसमें किया गया या किस वाद में किया गया, तो वह है मेनका गांधीवाद, मेनका गांधी केस 1978। मेरी बात समझ रहे हो? 1978 का मेनका गांधी केस है ना। इन मेनका गांधी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, द ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल 21। व्यापक व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या की। मैं इसको कहानी से आपको जोड़ करके बताता हूं व्याख्या कैसे जोड़ता है। ले लो थोड़ा सा लंबा इसको। मेंस का क्लास है ना, ये ऐसी जगह आके अटक गया जहां मैं छोड़ते भी नहीं बन रहा। और लो थोड़ा देखो, थोड़ा जल्दी वहां पर यहां तक ला करके छोड़ता हूं, फिर आगे कल इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 32 तक है ना ये मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 to 32। ये जो 14 से लेकर 32 तक के जो मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ये कहता है कि अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, ठीक है, बात को समझिएगा, द फंडामेंटल राइट्स वेर गिवन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट व्हेनेवर द नेशनल इमरजेंसी वर डिक्लेयर्ड, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, अगर हमारे देश में युद्ध हो जाए, हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, वॉर, या कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, एक्सटर्नल अग्रेशन, बाह्य आक्रमण, और तीसरा आंतरिक अशांति, नेशनल इंसर्जेंसी, अशांति। अशांति मतलब दंगे फैले हुए हैं, लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं एक दूसरे को, इस तरीके। अगर ये तीन परिस्थितियां होती हैं, हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे, या हमारे देश की जो शांति है वो बिगड़ जाए, आंतरिक अशांति, तो इन तीन परिस्थितियों में द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। 352 के तहत इन तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है ना।
राष्ट्रपति घोषणा करेगा रेडियो टेलीविजन के माध्यम से कि भाई देश आपातकालीन परिस्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि हमारे देश का युद्ध हो रहा है, कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दिया है, देश आपातकालीन परिस्थितियों में चला गया। इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। और इसी में आर्टिकल 359 जो है वो ये कहता है कि व्हेनेवर द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ नेशनल इमरजेंसी, जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए तो आर्टिकल 19 जो होगा स्वतः समाप्त हो जाएगा। वो आर्टिकल 19 में आपने जितने 7 अधिकार देखे ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, ऑल विल बी सेल्फ सस्पेंडेड, स्वतः समाप्त हो जाए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यू मस्ट थॉट कि भाई आज से मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, सरकार बोलेगी तभी मैं बोल सकता हूं, मेरे को जाने आने का अधिकार नहीं है, सरकार बोलेगी तभी मैं आ जा सकती हूं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ? आर्टिकल 19। बाकी के जो मौलिक अधिकार है, रेस्ट वो तब होंगे जब राष्ट्रपति घोषणा करे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू, तो जैसे ही घोषणा किया 19 के अधिकार समाप्त। अब 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये अधिकार तभी समाप्त होंगे जब राष्ट्रपति घोषणा करेगा। राष्ट्रपति बोलेगा आज रात से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी 19 खत्म, कल से आपको बोलने की आजादी नहीं है, आपको भ्रमण की आजादी नहीं है, घूमने की आजादी नहीं है ना, संघ बनाने की आजादी नहीं है, कुछ आजादी नहीं है, 19 खत्म अपने आप। लेकिन राष्ट्रपति मेंशन करेगा अनुच्छेद 25 के अधिकार अब लागू नहीं होंगे, 26 के अधिकार लागू नहीं होंगे, 28, 29 के अधिकार लागू नहीं। राष्ट्रपति हैज टू मेंशन, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ये अधिकार नहीं होंगे, तब वो समाप्त होगा। अगर मेंशन नहीं किया तो वो अधिकार आपको मिलते रहे। लेकिन यहीं पर एक और चीज, जो आर्टिकल 20 और 21 है, जो अनुच्छेद 20 और 21 है, 20 जो हमने कल पढ़ा था दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 जिसको आज हम पढ़ रहे हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं, ये किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होंगे, याद रखेंगे इसको। आर्टिकल 20 and 21, the fundamental rights of article 20 and 21 shall never be abolished, never be suspended. अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि 20 आपको बचाता है कि कोई मनमाने तरीके से आपको जेल में नहीं ठूस सकता, आपको दोषी नहीं करार दे सकता। और 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, प्राण यानी आपको जीवन का अधिकार देता है। आपके जीवन को किसी को छीनने का अधिकार नहीं मिल जाता कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो सरकार आपसे आपका जीवन छीन ले। नहीं आ रहा समझ में? तो 20-21 कभी समाप्त नहीं होते। अब एक प्रश्न कि भाई हमने ये तो जान लिया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो 19 अपने आप समाप्त, बाकी तब समाप्त होंगे जब राष्ट्रपति घोषणा करे, लेकिन 20-21 कभी समाप्त नहीं होंगे। तो प्रश्न यह उठता है कि आज जो अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होते, ऐसा मूल संविधान से ही था या बाद में कभी हुआ है? तो याद रखेंगे, मैं इसी को ऊपर लिख रहा हूं, याद रखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल 20 and 21 वर ऑल्सो सस्पेंडेबल। मेरी बात समझ रहे हैं? इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द राइट्स ऑफ आर्टिकल 20 and 21 वर ऑल्सो सस्पेंडेबल। मतलब जो मूल संविधान था वो ये कहता था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 20 और 21 के अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। ऐसा शुरू से नहीं था। आज जो हम कहते हैं कि 20-21 निलंबित नहीं होंगे, ऐसा शुरू से नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 20 और 21 के अधिकार निलंबित किए जा सकते थे, और जब निलंबित किए जा सकते थे कहता है, इसीलिए याद रखें कि अब तक 3 बार ये निलंबित भी हुए। मेरी बात समझ रहे हैं? द राइट्स ऑफ आर्टिकल 20 and 21 were abolished
सस्पेंडेड 3 times अर्लियर। 3 बार सस्पेंड भी किया गया है इनको, निलंबित भी किया गया है। और जब 3 बार निलंबित किया गया है तो 3 कौन कौन से वर्ष थे देखें। एक आपका 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक। एक आपका 1971 इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध। और लास्ट 1975 ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। मेरी बात समझ रहे हो? Initially, the rights of Article 20 and 21 were suspendable. So it were suspended by 3 times. It were suspended 3 times by the government, by the president. Take first in 1962 during the Indo-China War. Second, 1971 during the Indo-Pak War. Pak means Pakistan. Bharat-Pakistan युद्ध. एंड थर्ड, इंसर्जेंसी, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में समाप्त किया गया। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। 1962 में जब पहली बार इस अधिकार को समाप्त किया गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ गलत नहीं था। कारण क्या है? प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राणोंदे यानी हमको यहां से जीवन की स्वतंत्रता मिलती है, जीने का अधिकार मिलता है, मिलता है ना। अगर 1962 की स्थिति ये हो गई थी हमारी, 1962 का पोजीशन ये था कि हमारे पास सैनिक कम पड़ गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इवन बंदरों तक को ट्रेनिंग दी गई थी कि कुछ उठा करके गोला बारूद तो फेंक ही देंगे। हां, मजाक नहीं कर रहे। ऐसी परिस्थिति में अगर आम नागरिक आपको आकर के आदेश निकाल देते कि आपको जाना है सेना में, लड़ने के लिए जाना है, इंडो चाइना वॉर हो रहा है, आप आर्मी में जाएंगे, आप लड़ेंगे वहां पर। और आपको अगर प्राण की स्वतंत्रता होती तो आप बोलते नहीं रे बाबा, मेरा तो मौलिक अधिकार है जीने का, और मुझे पता है मैं तो ट्रेंड आदमी नहीं हूं, आज तक एक तो फटाका नहीं जब फोड़ा तो मैं कहां से एसएलआर और एलएमजी चलाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। और आपको साक्षात मौत दिखती तो आप तो जाते मना कर देते। और जब आप मना करते तो सरकार, देश को सैनिक नहीं मिलते, सैनिक नहीं मिलते, हम युद्ध हारते। देश पहले था, है ना, नागरिकों की जान बाद में है ना। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, है ना, कौन रहेगा भारत में जब भारत ही नहीं रहेगा। अरे भारतीय तो तब हो जब भारत है। इसलिए पहली बार जब सस्पेंड किया गया, इट वॉज एप्रोप्रिएट, सही था। मेरी बातें समझ पा रहे हो या मैं ही समझ रहा हूं? समझ रहे हो? सेकेंड, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, सबसे हार जाएंगे, केनिया से हार जाएंगे, पाकिस्तान से नहीं हारना। जब क्रिकेट मैच का यह हाल है तो भारत और पाकिस्तान का जब जंग मैदान में जब युद्ध चल रहा तो वहां हम हार सकते थे क्या? नहीं। तो सरकार ने बोला बंद करो सबका अधिकार, वहां भी ठीक। लेकिन जो 1975 में हुआ वो गलत था। घटना बताता हूं मैं। हमारे देश में 1971 में चुनाव हुए, 1971 में। ये जो 1971 का चुनाव था, 1971 का जो इलेक्शन था, इसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और भारत की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके गलत तरीके से चुनाव जीता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा आरोप लगा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की एक परंपरागत सीट उत्तर प्रदेश, रायबरेली, सुने हो? मामला उत्तर प्रदेश का था, इसलिए मामला कहा गया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चलते चलते 19 जून 1975, 19 जून 1975 द वर्डिक्ट्स केम आउट। जो हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो निर्णय था वो आया 19 जून 1975 को
And in this judgment, the High Court found guilty the Prime Minister. जो उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने दोषी पाया और यह पाया कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, सरकारी अमले का दुरुपयोग कर। तो जैसे ही यह हुआ वैसे ही क्या होगा भाई, चुनाव ही क्या हो गया, गलत हो गया। जब चुनाव ही गलत तो पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी जी ने फटाक से 3 दिन बाद 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 22 जून 1975 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और जैसे ही 22 जून 1975 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उनको स्टे मिल गया, यानी वो पद पर बनी रहे। तो यह बात जो है नागवार गुजरी भारत की जनता को और बड़े नेताओं को। बिहार के एक गांधीवादी नेता थे, लोकनायक कहा जाता था उनको, जयप्रकाश नारायण। उन्होंने पटना का जो मैदान है, अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं उसको, पटना के मैदान से इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत की और इसको नाम दिया संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और इसी के बाद पटना के इस मैदान का नाम, जो कि पहले गांधी मैदान के नाम से जाना जाता था, अगस्त क्रांति मैदान के नाम जाना जाता था, आज संपूर्ण क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की, कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब हटाना इच्छा है ऐसा वाला। और उन्होंने कहा कि सब के सब 25 जून को दिल्ली में सारे जनता को आह्वान किया कि सब पहुंचे 25 जून 1975 को दिल्ली में। इंदिरा गांधी जी समझ गई कि अगर पूरी जनता उतर आई तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले थे जाकिर हुसैन। ये 74 में प्रेसिडेंट बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसा कहा जाता है कि सोते हुए राष्ट्रपति को जगा करके उनसे साइन करवाया गया और इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर के घोषणा किया कि राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया 1975 में। इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, वहां तक भी ठीक था, लेकिन इमरजेंसी के साथ साथ जो आर्टिकल 20 और 21 के राइट्स है, इनको भी समाप्त कर दिया गया। यानी वहां पर भी आपको जीने का अधिकार को समाप्त कर दिया। जीवन जीने का अधिकार आपको नहीं रहेगा। अब वो सरकार के पास हो, आपका जीवन चाहे तो दे दे या ले ले। बात समझ पाए? समझ पाए? और प्यारे बच्चों, काफी लोगों की मृत्यु हुई। फिर 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई। तो मेनका गांधी जो थी, उन्होंने 1978 में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया, जिसको मेनका गांधी केस 1978 कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर करके ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या कीजिए कि क्यों इसको बात बात पर समाप्त कर दिया जाता है, क्या कहता है ये आर्टिकल। और इसी केस की सुनवाई 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें विस्तृत और व्यापक व्याख्या। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आखिर अनुच्छेद 21 है क्या। तो मेनका गांधी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 हमें प्राण की स्वतंत्रता देता है, यानी जीवन जीने का अधिकार देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मेनका गांधी जी का इस पर तल्ख टिप्पणी थी कि भाई जीता तो जानवर भी है, भाई जानवर भी तो जी ही ले रहा है ना। आपका जब मच्छर काटा, मारे पट से मच्छर खत्म, वो भी तो जी ही रहा था, जब चाहे आप उसको मार दिए। ये क्या है? तो मेनका गांधी ने कहा कि जीता तो जानवर भी है। तो ये जानवर के जीने और इंसान के जीवन में अनुच्छेद 21 में कौन सा अंतर है भाई? कौन सा संविधान है जानवर के जीने के लिए? और आप जानते हैं वो आपका एनिमल्स को लेकर के बहुत एक्टिव रहते हैं। मेरी बात समझ रहे?
तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको और भी व्यापक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जीता तो जानवर भी है, लेकिन अनुच्छेद 21 इंसान को जीवन जीने का अधिकार देता है। और जानवर और इंसान के जीवन में मूल अंतर यह है कि जानवर का जीवन जीवन है, लेकिन इंसान का जीवन जीवन तब है जब वो जीवन गरिमापूर्ण हो, डिग्निफाइड हो। और इस तरीके से विस्तृत व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 भारत में रहने वाले व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, डिग्निफाइड एंड डिलाइटफुल लाइफ। ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अनुच्छेद 21 से हमें किस प्रकार के जीवन का अधिकार मिलता है? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या किस वाद की सुनवाई के दौरान की गई? तो मेनका गांधीवाद। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपको गरिमा मिलती है, मतलब गरिमापूर्ण जीवन मिलता है। समझ रहे हो? वो सब नहीं जो तुम सोच रहे हो भैया, गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ। हाँ, आप डिसाइड करें कि आपके जीवन में गरिमा कैसे आएगी। फिर बोल रहा हूं, गरिमा का मतलब डिग्निटी है। ठीक है, अब कैसे आएगी सर, बात करूंगा तो आएगी, ऐसा वाला नहीं, वो गरिमा नहीं है। ठीक, पुरुषों खास तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि गरिमापूर्ण जीवन कहने का मतलब आप ये तय करें कि आपका जीवन गरिमामय कब दिखाई देगा, किन परिस्थितियों में दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि पढ़ूंगा तो मेरा जीवन गरिमापूर्ण है, तो पढ़ने का अधिकार यहीं से मिलेगा, शिक्षा का अधिकार। आपको लगता है कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो मेरा जीवन गरिमापूर्ण है, तो स्वस्थ रहने का अधिकार आपको यहीं से मिलेगा। आपको लगा कि पर्यावरण बेहतर होगा तो मेरा जीवन गरिमापूर्ण होगा, तो आपको वो सारे अधिकार यहीं से मिलेंगे। यानी हर वो चीज जो आप कि इससे मेरा जीवन गरिमापूर्ण हो सकता है, वो सारे अधिकार आपको यहीं से मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 14 से 32 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं, उन सारे आर्टिकल से आपको उतने अधिकार नहीं मिलेंगे जितने अधिकार आपको यहां से मिलते हैं। तो याद रखें, अनुच्छेद 21 जो है आपका, मैं कहीं भी लिखूं समझ जाओगे, नहीं लिखना है इसके नीचे। अनुच्छेद 21 जो है वो सर्वाधिक अधिकार प्रदान करता है। आई मेरा समय, द मैक्सिमम राइट्स इज गिवन बाय आर्टिकल 21 टू द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी अनुच्छेद से मिलते हैं तो उसको क्या, कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 21। समझ लो, क्योंकि वो गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ता है प्यारे बच्चों, गरिमापूर्ण जीवन है। अब एक बात और सुनो, जब आपको कोई अधिकार देता है तो आपको खुशी होती है, होगी कि नहीं होगी? और जो आपको अधिकार दिया वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना भैया, मास्क के अंदर से आवाज तो आ ही सकती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो आपको खुशी दे, हर वो चीज मैग्ना कार्टा कहलाती है। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब हर वो चीज जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? दांत नहीं फोड़ रहे हो, वो सब बात नहीं बोल रहा हूं मैं जान रहा हूं तुम्हारा दिमाग एक ही जगह जाएगा। जाकर के मैसेज करना, मैग्ना कार्टा ने खाना खाया, पूछना। समझ मेरी बात, मम्मी पापा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर वो चीज जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो, उसको मैग्ना कार्टा कहेंगे। सबसे ज्यादा अधिकार अनुच्छेद 21 से मिलते हैं। इससे आपके जीवन में खुशियां भी आती हैं। यह अधिकार, यह आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण भी होता है। इसलिए अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक, ये आर्टिकल ऐसे जगह पर पहुंचा है ना कि जहां मेरे को छोड़ते नहीं बन रहा, लेकिन क्या करूं, आपकी अगली क्लास में मुझे छोड़ना पड़ेगा।
खींच दूं क्या? नाराज तो नहीं हो गया? एक ही क्लास हो जाएगा तो है? गुस्सा तो नहीं होगा? भिलाई वालों, रायपुर वालों, ये आपका अनुच्छेद 21 जो है इस तरीके से यहां से ये अधिकार मिलता है आपको। मैं मिटा करके लिखना शुरू करूं? मैं जो भी लिख रहा हूं इसी के अंतर्गत लिख रहा हूं, अभी उसमें नहीं गया हूं मैं, इसी के अधीन लिख रहा हूं मैं। लो ना, ऐसा नहीं करते आप, कर लो क्लास दूसरी, ठीक है? मेरे को बताना, मैं कल यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है?